अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आबिद हुसैन है और हम जो है फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस को स्टडी करेंगे और इसलिए मैं आपको आज इन चैप्टर्स का और इसका रिव्यू दूंगा कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे। हमारी बुक जो है फ़र्स्ट ईयर की जो है वो बेसिक ऑफ कंप्यूटर साइंस है, बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर हम जो है देखते हैं कि हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं। हमारे पास फ़र्स्ट ईयर के अंदर जो है 10 चैप्टर्स हैं और सेकेंड ईयर के अंदर हमारे पास 14 चैप्टर्स हैं। इसको हम जब टोटल देखेंगे तो हमारे 2 सालों में 24 चैप्टर्स को हमने पढ़ना है। हम फर्स्ट ईयर में 10 चैप्टर्स को पढ़ते हैं और उसमें सबसे पहला जो चैप्टर हम देखेंगे वो है बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जैसा कि इसके नाम से हमें क्लियर हो रहा है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं। जैसा हमें पता है हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, तो चैप्टर का नाम है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी जो आज हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फॉर्म में मिल रही है, हम उसको रिव्यू करेंगे, हम उसके बारे में जानेंगे कि हमें टेक्नोलॉजी क्या प्रोवाइड करती है और टेक्नोलॉजी ने कितनी तरक्की की है और कंप्यूटर साइंस हमें इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक जाने में कितनी मदद करता है और हमारी डेली लाइफ के अंदर कितना उसका इफेक्ट है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बनी हुई है। हम हर चीज़ को पूरी दुनिया में शेयर कर सकते हैं और हम इंफॉर्मेशन को पूरी दुनिया से हासिल भी कर रहे हैं और अपना नॉलेज शेयर भी कर रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जब एक चीज़, इंफॉर्मेशन क्या चीज़ बनती है, जब कोई चीज़ एक रॉ फॉर्म में होती है, डाटा फॉर्म में होती है, जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो हमारे लिए इंफॉर्मेशन बन जाती है। और वही इन्फॉर्मेशन जिसको अगर हम अटैच करते हैं टेक्नोलॉजी के साथ, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बन जाती है। यानी जो हमारे पास नॉलेज था, जो हम दुनिया में जो काम कर रहे थे, उसको हमने टेक्नोलॉजी की जब शक्ल में हम ले आए, तो हमारे लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बन गई। उसके अंदर जितनी भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं डेली लाइफ के अंदर, जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे वो मीडिया से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो जो है हमारी एजुकेशन से ताल्लुक़ रखता है, चाहे एक डॉक्टर है, चाहे कोई इंजीनियर है, या कोई स्टूडेंट है, या माशरे में जो भी तरक्की हमें नज़र आ रही है, ओवरऑल हम बात करते हैं जो माशरे में तरक्की नज़र आ रही है, वो सब जो है वो जब कंप्यूटर साइंस यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बेस पे मिली है। इसलिए आज हम जो बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को वर्ल्ड वाइड भी देखेंगे और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर उसका कितना इस्तेमाल, उसको भी हम देखेंगे। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो मीनिंग सेंस में क्लियर होता है, वो यही है कि हमें इंफॉर्मेशन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इस्तेमाल करना बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाता है। उसके अंदर उसकी बेसिक जो है वो तो हमें कंप्यूटर से मिलती है, कंप्यूटर के पार्ट्स हैं और उनका आपस में कम्युनिकेशन है और उसके अंदर जो भी चीज़ें उसके साथ इस्तेमाल हो रही हैं, उन सब के पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। उसके अंदर अगर हम आ जाएँ तो हम उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से सबसे पहली बात आती है कि कंप्यूटर के अंदर है क्या। कंप्यूटर एक हार्डवेयर का एक मजमूआ है जिसमें एक आपको एलसीडी या मॉनिटर नज़र आता है, फिर एक कीबोर्ड। हम जब देखते हैं तो हमें कंप्यूटर हार्डवेयर की कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। क्या है कि कीबोर्ड है, माउस है, फिर मॉनिटर है और साथ उसके हमें एक प्रिंटर भी रखा हुआ है और हम इन कीबोर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ लिखते हैं और वो हमें जो है वो एक रिफाइंड और अच्छी मैनिपुलेशन फॉर्म में हमें एलसीडी पे नज़र आ रही है। अब जब हम इंफॉर्मेशन या कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे मिसाल हम गेम खेल रहे हैं, हम कंप्यूटर के यूज़र नहीं भी हैं, तब हम इतना तो जानते हैं कि कंप्यूटर के ऊपर गेम खेली जाती है, कंप्यूटर पर ऑडियो सुना जाता है, कंप्यूटर के ऊपर वीडियोस देखी जाती हैं, कंप्यूटर के ऊपर ग्राफिक बनाई जाती हैं, कंप्यूटर के ऊपर इंफॉर्मेशन आती है, पूरी दहान की खबरें आती हैं। तो ये हमारा एक जनरल नॉलेज है। अब हम अगली बात करते हैं कि हमें इस चैप्टर के अंदर बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हमें क्या क्या देखना है। इसके अंदर हम देखेंगे हार्डवेयर सारा और इसी तरीके से उसके साथ सॉफ्टवेयर का लिंक देखेंगे। यानी जो प्रोग्राम, जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर चलते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं और जो हार्डवेयर उनको चलाने में हेल्प करता है, जिसको हम छू सकते हैं, वो हमारा हार्डवेयर कहलाता है। तो उसमें हम इसके अंदर जब हम डिटेल में जाएंगे तो हम इसके आपस में हार्डवेयर का आपस में कम्युनिकेशन को भी पढ़ेंगे कि इन्फॉर्मेशन कैसे कीबोर्ड से होती हुई मीटर तक आ रही है, उसके अंदर कितने स्टेप्स हैं और कैसे वो सॉफ्ट फॉर्म में आ रही है और कैसे वो हार्ड यानी प्रिंट फॉर्म में हमें मिल रही है। तो ये हमारा, हम जब स्टार्ट लेंगे तो हम इसमें इसको डिटेल से देखेंगे। उसके अंदर हार्डवेयर के पार्ट्स आएंगे, सॉफ्टवेयर की क्लासिफिकेशन भी आएगी कि अभी सॉफ्टवेयर कितने किस्म के हैं, उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो है जिसको हम
डेली लाइफ में अपने कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक वर्ड है जो हमें डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हेल्प करता है, ये एप्लीकेशन की एग्जांपल है। एक स्प्रेडशीट है जो कि हमारे अकाउंट्स को मैनेज करती है, वो इसकी मिसाल है। इस तरीके से हमारा आउटलुक है जो हमारी ईमेल को कंट्रोल करता है, वो हमारी इसकी एग्जांपल है। इस तरीके से हम देखते हैं एक्सेस एक डेटाबेस है जो हमें डाटा को मैनेज करने का तरीका बताता है। तो ये कुछ मिसालें इसकी हैं जो हमें हेल्प करती हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। इस तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमें सिस्टम को इंस्टॉल करने में और उनके ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल करने में हेल्प करती हैं। अब अगर हम इसी तरीके से तमाम पार्ट्स को इस चैप्टर में देखेंगे, इनपुट को देखेंगे, आउटपुट डिवाइसेस को देखेंगे और कंप्यूटर के तमाम पार्ट्स को हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके अंदर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, जैसे पहले तो सिर्फ एक माउस से पहले जो था वो कीबोर्ड यूज़ होता था, फिर उसके बाद एक माउस आया जो जिसके नीचे एक बॉल होता था, और उसके बाद जो है वो टच पैड्स आ गए, और उसके बाद जो है पॉइंटिंग डिवाइसेस आ गई, और जो है वो पेन आ गए, लाइट पेन आ गए। इस तरह बहुत सी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे जो इनपुट डिवाइस। इसी तरीके अगर आउटपुट डिवाइसेस की बात करें, जैसे हम मॉनिटर है, प्रिंटर है, उसके अंदर भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती चली गई कि उसके अंदर जो है पहले तो सिंपल हमारे पास मॉनिटर थे, फिर एलसीडी आई, फिर प्लाज्मा आई, और फिर उसके अंदर उसकी टेक्नोलॉजी में इजाफा। तो हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेसिक के अंदर हर चीज़ को लेटेस्ट को देखना है, ये चीज़ में इंफॉर्मेशन में तरक्की कैसे हुई, उसमें इन्हेंसमेंट कैसे हुई, और किस हद तक वो हमें फ़ायदा पहुँचा रही है। इसी तरीके से हम अगली बात करते हैं कि जितने भी हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं, जिसमें प्रिंटर मैंने आपको बताया, उसके अंदर स्कैनिंग डिवाइसेस, स्कैनिंग इनपुट के अंदर भी आता है और हमें आउटपुट के अंदर भी आता है। इस तरीके से आउटपुट के अंदर जो है मॉनिटर भी है और प्रिंटर भी है, और जो है इस तरीके से प्लॉटर भी उसके अंदर आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम इसकी डिटेल में जाएंगे कि भाई इसमें हमारा जो मॉनिटर है उसकी वर्किंग कैसे हो रही है, उसके अंदर कैथोड रे ट्यूब जो है वो कैसे काम कर रही है, कैसे लाइट जो है अपना, कैसे वो गन जो है वो लाइट्स फेंकती है और उससे कैसे कलर्स जनरेट होते हैं, कैसे कलर्स की मिक्सिंग होती है, ठीक है। और इसी तरीके से फिर हम उसके बाद प्रिंटर की आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर की जब बात करेंगे तो उसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी आई है। पहले डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर थे, इंकजेट प्रिंटर्स थे, फिर लेज़र प्रिंटर ने उसकी जगह ले ली, और लेज़र प्रिंटर कैसे काम करता है, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, ड्रम कैसे लाइट का इमेज लेकर कैसे उसको पेपर फॉर्म में लेकर आता है। तो ये सारी चीज़ें हम प्रिंटर को और प्लॉटर को और उसके अंदर जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है उसको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। फिर हम बात करेंगे कि एक वर्ड का क्या साइज़ है। इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि हम किस तरीके से डाटा को जो साइज़ के लिहाज से देखते हैं। एक बिट की कितनी, एक बिट क्या है, एक वर्ड क्या है, एक वर्ड कंप्यूटर में कितनी जगह लेता है, और उसको हम कैसे मेजर करते हैं। बाइट सिस्टम क्या है, किलोबाइट कैसे बनते हैं, मेगाबाइट्स कैसे बनते हैं, और गीगाबाइट्स, और हमारे कंप्यूटर के अंदर किस लेवल के ऊपर किस वक्त जो है वो कितना बाइट्स वाला सिस्टम यूज़, यानी 8 बिट वाला सिस्टम था एक ज़माने में, इसको हम 1 बाइट कहते थे। फिर वो 16 बिट 2 बाइट की फॉर्म में आया, फिर वो जो है वो इसी तरीके से 32 यानी 4 बाइट की फॉर्म में आया, और फिर 64 बिट्स जो 8 बाइट की फॉर्म में आया, 16 बाइट की फॉर्म में आया। तो इन सारे सिस्टम को हम देखेंगे, यानी कंप्यूटर का एरा किस तरीके से एनहांसमेंट में, टेक्नोलॉजी में इजाफा कैसे होता चला गया। तो इस सारा का सारा हम मेजरमेंट का जो यूनिट्स है, बिट बाइट मेजरमेंट जो यूनिट्स है वो भी हम इसके अंदर देखेंगे। और फिर हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, कि किस तरीके से जो है वो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल किस तरह बनता चला गया, यानी किस तरीके से बेहतरी हुई। जी अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 इंफॉर्मेशन नेटवर्क के हवाले से। ये हमारा सेकंड चैप्टर है जो हमें नेटवर्क को एक्सप्लेन करेगा। इंफॉर्मेशन नेटवर्क के अंदर हमें वो एक्सप्लेन करता है कि नेटवर्क क्या है, और नेटवर्क में हम किस तरीके से उससे फ़ायदा उठाते हैं, और नेटवर्क ने रेवोल्यूशनरी तौर पर वर्ल्ड वाइड कितना अफेक्ट किया है हमें। जब दो कंप्यूटर्स को हम आपस में लिंक करते हैं तो ये एक नेटवर्क है, 2 या 2 से ज़्यादा। नेटवर्क 2 कंप्यूटर से स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद जितना भी ज़्यादा आप उसे हम आगे बढ़ाते जाएंगे वो हमारे नेटवर्क के अंदर आएगा। अब 2 कंप्यूटर्स का लिंक करने से लेकर पूरी दुनिया को अगर हम लिंक करते हैं तो ये सारा का सारा नेटवर्क कहलाता है। उसके अंदर जब हम डिटेल में जाएंगे तो उसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि नेटवर्क
जो स्मॉल एरिया नेटवर्क क्या है और वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, और उसके दरमियान में मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है। कि नेटवर्क एक छोटे स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर और एक बिल्डिंग के अंदर, जिसे हम लैन कहते हैं, और एक कंपनी और दो कंपनी का आपस में या एक एरिया का आपस में लिंक कर जाना, वो मैन कहलाता है। और सिटीज का और कंट्रीज का आपस में लिंक कर जाना वैन कहलाता है, जिसको हम आम अल्फाज में लोकल एरिया नेटवर्क भी कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया भी कहते हैं, और वाइड एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। तो बेसिक जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम इस चैप्टर में ग्रुपिंग पढ़ेंगे, शेयरिंग पढ़ेंगे, नेटवर्क बनाना पढ़ेंगे, इन्फॉर्मेशन को शेयर कैसे किया जाता है, इन्फॉर्मेशन पास कैसे होती है, और इंटरनेट की स्टार्ट कैसे हुआ, इंटरनेट कैसे फर्स्ट टाइम जो है वो बनाया गया, उसका क्या मकसद था, यानी इसका शेयरिंग नेटवर्क जो बनाया गया किस तरह बनाया गया, और उसने फिर किस तरह से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर यानी आया और उसने सबको फ़ायदा पहुंचाया, यानी उसकी बुनियाद क्या थी और वो बन क्या गया, और उसे किस तरीके से पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया। हम इसमें ये भी डिटेल देखेंगे। इसके अंदर हम ईमेल, जो कि हमारा सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है ऑफिशियल लिहाज से, उसको भी देखेंगे। इसके अंदर हम, जैसे मैंने बताया, लैन, मैन, वैन, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क को भी देखेंगे। और इसके अंदर हम कि किस तरीके से ये नेटवर्क काम कैसे करता है, इसके अंदर किस तरीके से रूटिंग रास्ते कैसे बनाए जाते हैं, कम्युनिकेशन कैसे फास्ट पास होता है और स्लो क्यों हो जाता है कम्युनिकेशन, और इस टाइम कितना बेनिफिट हमें, जो नेटवर्क के बेनिफिट क्या क्या मिले हमें, किस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंस कैसे हो रही है। आज कंपनीज ने जो है अपने नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला दिए हैं और उन्हें वहाँ जाने की ज़रूरत भी नहीं है, वो अपने सारे कामों को इस नेटवर्क की बुनियाद पर कर रहे हैं। चाहे वो एक कंपनी एक गेम बनाने वाली कंपनी है जो बच्चों के आपस में गेम के नेटवर्क बना रही है, या वो एक मैकडोनल्ड है, KFC है, या कोई वर्ल्ड वाइड जो है वो सॉफ्टवेयर हाउसेस है, या इसी तरीके से वर्ल्ड वाइड जो है वो ट्रांसपोर्ट की सर्विस देने वाले हैं, या एयर टिकटिंग वाले हैं, किस तरीके से आपस में लिंक करते हैं। हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, नेटवर्क को पढ़ेंगे और नेटवर्क की बेस को सीखेंगे, नेटवर्क में किस तरीके से इजाफा हुआ है और नेटवर्क ने हमें क्या क्या फ़ायदे दिए हैं। ये हमारा सारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, जिसमें डिटेल के साथ इंशाल्लाह इस पर हम बात करेंगे। सिर्फ हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, जो कि है डाटा कम्युनिकेशन, कि डाटा किस तरीके से शेयर हो रहा है। तो ये चैप्टर नंबर हमारा 3 है, जिसको हम लिखते हैं डाटा कम्युनिकेशन। डाटा के बारे में जैसे बात हुई, डाटा कोई भी हमारी इंफॉर्मेशन है। अब डाटा की कम्युनिकेशन कैसे हो रही है, जैसे हमने बात की कि किसी भी चीज़ को दो कंप्यूटर्स या दो पर्सन्स के दरमियान शेयर करने को कम्युनिकेशन कहते हैं। और डाटा कम्युनिकेशन यानी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो हमारे पास डाटा है, उसको हम वर्ल्ड वाइड या आपस में कहीं इसको नेटवर्क के अंदर शेयर कर रहे हैं या आपस में शेयर कर रहे हैं, तो ये हमारा डाटा कम्युनिकेशन कहलाता है, जिसमें किसी मीडियम को हम यूज़ करते हैं। कोई ना कोई मीडियम है हमारे पास जहाँ हम एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक अपनी बात को पहुँचा रहे हैं। तो डाटा कम्युनिकेशन के अंदर जो डिटेल के अंदर हम जब जाएंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कौन से डिवाइसेस या कौन सा सोर्स इसके बीच में मीडियम यूज़ होता है जो इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पास करता है। डाटा आपको जैसे कंप्यूटर में हम एज ए 9th और 10th के स्टूडेंट में हमने पढ़ा है कि भी डाटा जो है वो कंप्यूटर के अंदर बाइनरी फॉर्म में जो है वो ट्रांसफ़र होता है, बिट फॉर्म 0-1 की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। यानी डाटा जो मूव कर रहा है वो जो सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं, जो पल्स फॉर्म में सिग्नल बनते हैं, उनके अंदर डाटा की शक्ल क्या है, 0-1 बाइनरी फॉर्म में डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। अब ये बाइनरी फॉर्म में जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, इसकी क्या शक्ल है, क्या ये एनालॉग है, क्या ये डिजिटल है, एनालॉग और डिजिटल में क्या फ़र्क होता है, एनालॉग को डिजिटल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और इसी तरीके से हम ये भी देखेंगे हमारा डाटा है क्या वो एक इमेज है, क्या वो एक टेक्स्ट है, क्या वो एक वीडियो है, क्या वो एक वर्ड है, वो क्या है। हम डाटा को उसकी टाइप्स को भी देखेंगे और डाटा को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, हम ये देखेंगे डाटा किस तरीके से मूव करता हुआ जा रहा है तो उसकी क्या शक्ल बनेगी। इसलिए हमें डाटा के कम्युनिकेशन के अंदर जो हार्डवेयर हमारा आता है हम उसको भी देखेंगे, और डाटा कम्युनिकेशन के अंदर किस तरीके से उसकी स्पीड को बढ़ाया जा सकता है और वो कौन से डिवाइसेस हैं जो डाटा कम्युनिकेट करने में हमें हेल्प करते हैं।
इसमें कम्युनिकेशन के अंदर हमारा डाटा जो पहले कैसे मूव होता था, जब ओल्ड टाइम के अंदर कंप्यूटर्स, जब नए 90s के अंदर, 95 2000 के अंदर हमारे पास जो डाटा कम्युनिकेशन के कार्ड थे, जो डिवाइसेस थे, जो हमें सोर्स प्रोवाइड करते थे, वो हमें फुल स्ट्रेंथ के साथ हमारे डाटा को स्पीडी फॉर्म में ट्रांसफ़र नहीं करते थे, बल्कि हमें सिंपलेक्स फॉर्म में डाटा ट्रांसफ़र कर। जैसे टेलीफोन का एक ज़माना था कि टेलीफोन एक तरफ से बोला जाता था, दूसरा सुनता था, और फिर वो चुप कर जाता था और वो बोलता था और ये पहले वाला सुनता था। तो ये सिंपलेक्स फॉर्म थी। उसके बाद एक आई फॉर्म, हाफ डुप्लेक्स फॉर्म आई, कि हम जो है डाटा को मूव कर रहे हैं लेकिन हमें ब्रेक मिलता था। यानी अगर बात करने वाला बात करने वाला बोल रहा है, दूसरा अगर बात बीच में इंटरप्ट कर देता था या बोलता था तो आवाज़ कट जाती थी। ये हाफ डुप्लेक्स मोड था, और उसमें जो है टू वे कम्युनिकेशन तो था, लेकिन टू वे कम्युनिकेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। एक टाइम में इंफॉर्मेशन जाती थी और दूसरी से आती थी। और फिर उसके बाद जब फुल डुप्लेक्स मोड आया तो अब हम इन्फॉर्मेशन जो है पास कर रहे हैं और सीधा इन्फॉर्मेशन जा भी रही है और इन्फॉर्मेशन आ भी रही है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा किस तरीके से ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है। हाँ, सिंपलेक्स फॉर्म क्या है, हाफ डुप्लेक्स फॉर्म क्या है और फुल डुप्लेक्स क्या है, और डाटा किस तरीके से कन्वर्ट होता है। क्या डाटा सारा का सारा एक टाइम में जब कन्वर्ट होता है तो क्या वो अपनी असल फॉर्म में किस तरीके से वापस कैसे आता है। डाटा में सिंक्रोनाइज असिंक्रोनाइज क्या होता है, डाटा को कंप्रेस किससे किया जाता है, डाटा को छोटा कैसे किया जाता है, किसी से डाटा की कम्युनिकेशन की स्पीड कैसे बढ़ाई जाती है। तो ये सारा सिस्टम है इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि डाटा जो मूव कर रहा है वो किस फॉर्म में है और उसकी स्पीड किस चीज़ की वजह से बढ़ती है, और डाटा को उसके साइज को कैसे रिड्यूस किया जाता है, और कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन से डिवाइसेस यूज़ होते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम जो है डिटेल से डाटा कम्युनिकेशन पर बात करेंगे कि डाटा कम्युनिकेट कैसे होता है। जी, अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन एंड यूज़ ऑफ द कंप्यूटर, चैप्टर नंबर 4 के ऊपर। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। चैप्टर नंबर 4, एप्लीकेशंस एंड यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स। ये हमारा बड़ा इजी टॉपिक है क्योंकि इसके ऊपर हम बात अक्सर करते रहते हैं कि कंप्यूटर्स की एप्लीकेशंस क्या हैं, हम कंप्यूटर को कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। डेली लाइफ के अंदर हम इसका जिक्र अक्सर करते रहते हैं कि कोई इंडस्ट्री इस वक्त ऐसी नहीं है जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल ना हो, कोई कॉलेज स्कूल ऐसा नहीं है, कोई घर ऐसा नहीं है, ये सब इसकी एप्लीकेशंस हैं। अब अगर ये सब उसके यूजेस है। एप्लीकेशंस की अगर बात करते हैं तो अगर मेडिकल फील्ड के अंदर एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो ये उसकी मेडिकली एप्लीकेशन बनाई गई है। इसलिए एजुकेशन के अंदर अगर एक सॉफ्टवेयर बनाया गया जो बच्चों को, स्टूडेंट्स को हेल्प करता है तो ये उसके अंदर उसकी एप्लीकेशन है। इस चैप्टर के अंदर हम यही देखेंगे कि उसके यूजेस क्या हैं और उसके एप्लीकेशंस क्या है। सबसे पहली बात, हम बिजनेस इसको यूज़ करते हैं, हम इसको एजुकेशन में यूज़ करते हैं, हम इसको इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर रहे हैं, हम इसको बैंक्स में यूज़ कर रहे हैं, हम इसको डेली लाइफ में कम्युनिकेशन, हम जो है अपने फ्रेंड से बात करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, हम डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर्स जिसके ज़रिए से हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जो सबसे स्ट्रॉन्ग मीडिया है, व्हाट्सएप है, IMO है, ये सारे के सारे हमें कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं, जो हमें एक दूसरे से लिंक करवाते हैं। ये सारे के सारे इसके यूजेस हैं। तो ये सारे हम डिटेल से इस चैप्टर के अंदर यूजेस को पढ़ेंगे। और फिर इसकी अगर हम अगली बात करते हैं कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो एयरलाइन सिस्टम है, फिर बैंक्स हैं जैसे पहले किया, इसके अलावा मेडिकल फील्ड है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एजुकेशन है, ये तमाम फील्ड जो हैं हमारे यूजेस के अंदर आती हैं। तो इस लिहाज से कंप्यूटर के जो यूजेस हैं वो बहुत ज़्यादा है, उसकी बहुत डिटेल है और हर जगह है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट उसके एनवायरनमेंट के लिहाज से है। कहीं जो उसका इस्तेमाल जो है हर जगह उसका इस्तेमाल है। जैसे मीडिया है, मीडिया जो आजकल जो है वो एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करता है जो डिफरेंट किस्म की एडिटिंग करते हैं। इससे ग्राफिक सॉफ्टवेयर हैं लाइक एडोब फोटोशॉप है, कोरल ड्रॉ है जी, 3D मैक्स है, ये सारे के सारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो कंप्यूटर का हर फील्ड के अंदर इसका इस्तेमाल है। इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल से इसको पढ़ेंगे। और इसके बाद जो अगला चैप्टर आएगा हमारे पास वो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। चैप्टर नंबर 5 है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जो हमें कंप्यूटर के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेगा। कंप्यूटर आर्किटेक्चर,
कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो हमें इन्फॉर्म करता है कि किस तरीके से हम कंप्यूटर के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। जो सबसे बेसिक है, जो हमने 9th-10th में भी पढ़ा है कि भाई सिस्टम के अंदर इनपुट डिवाइसेस क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU के अंदर कौन से 2 मेन पार्ट हैं, जिसे हम जो है रैम और यानी कंट्रोल, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट भी इसका जो कंट्रोलिंग कर रहा है, जो प्रोसेसर के अंदर है उसके अंदर उसकी रैम है, कंट्रोल यूनिट है जी, और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है जो हमें अर्थमेटिक कामों में हेल्प करता है, और लॉजिकल पार्ट जो हमें कंपैरिजन करने में हेल्प करता है। ये सारे पार्ट्स को कंट्रोल कौन कर रहा है, जो कि कंट्रोल यूनिट है। तो इस सारी डिटेल में हम इसके अंदर हम स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे। उसके अंदर हम रैम जो कि CPU के अंदर, प्रोसेसर के अंदर जो रैम है, जिसके अंदर रजिस्टर्स हैं जो कि जगह मेमोरी इंफॉर्मेशन लेकर स्टोर करते हैं, उसको प्रोसेस करवाते हैं, हम उसको पढ़ेंगे। फिर इसके अंदर जो CPU के अंदर रजिस्टर्स होते हैं उनके डिस्कस करेंगे। वो मेमोरी एलोकेशन जो कहाँ पर डाटा रखा जाता है, जिसको हम रजिस्टर कहते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो हम इंशाल्लाह इस चैप्टर के अंदर डिटेल से उसके पार्ट्स को, इंटरनल आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे। इंटरनली इंफॉर्मेशन कैसे पास हो रही है और कौन कंट्रोल कर रहा है, और किस तरीके से पूरा जो है कंप्यूटर के अंदर जो कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है, जो इन्फॉर्मेशन का आना और जाना और प्रोसेस करने का सारा सिस्टम इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ये हमें उसके आर्किटेक्चर को समझाता है, उसकी रैम के बारे में बताता है, उसकी रोम के बारे में बताता है, और उसके अंदर जितने भी हार्डवेयर जो फंक्शनिंग हो रही है, मदरबोर्ड कैसे काम कर रहा है उसके अंदर, और कैसे उसके अंदर जो है डाटा बस है जो कि डाटा लेके जा रही है, और जो एड्रेस बस है जो कि एड्रेस को पास करवाती है। और इसी तरीके से जो है जिसको हम मिसाल दे सकते हैं कि एक ड्राइवर है, वो इन्फॉर्मेशन को, डाटा को लेके जा रहा है, और उसके स्टूडेंट को अपना एड्रेस पता है और ड्राइवर को भी इसका एड्रेस पता है। वो किस तरीके से 3 लोग अपना काम कर रहे हैं, जो कंट्रोल बस जो कि उसको संभाल रही है, जो ड्राइवर है, और एड्रेस बेड जो कि उसका एड्रेस है, और डाटा जो कि एक स्टूडेंट है। कैसे ये इन्फॉर्मेशन को, कैसे ये अपने मकाम पे एक स्टूडेंट अपने घर उतर रहा है हर मकाम के ऊपर, इस तरीके से हर इन्फॉर्मेशन कैसे आ रही है और कैसे जा रही है। हम ये बस के अंदर जो डाटा की कम्युनिकेशन लाइन है, जो कि ट्रेवलिंग करती हैं, जो कि इन्फॉर्मेशन को लेके जाती हैं, वो डाटा बस फॉर्म में होती हैं। तो इसका डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे, इसके आर्किटेक्चर को हम इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे। आगे चलते हैं। हमारा चैप्टर नंबर जो आ रहा है, चैप्टर नंबर 6 आ रहा है, जो कि है हमारा सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड द लॉ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। इसके बारे में अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो सोचते हैं, सवालात भी करते हैं कि सिक्योरिटी क्या चीज़ है, कंप्यूटर के अंदर सिक्योरिटी क्या चीज़ है, जो कि इस टाइम का वक्त का बहुत अहम एक इशू है। सिक्योरिटी, उसके अंदर कॉपीराइट क्या होते हैं, जिस तरीके से किसी भी दुनिया के अंदर किसी भी मसले को हल करने के लिए उसके लॉज बनाए जाते हैं, उसके कॉपीराइट्स बनते हैं। कोई आप काम कर रहे हैं, आप उसके कॉपीराइट अपने पास रखते हैं, ताकि आपकी कोई चीज़ को, कोई इन्फॉर्मेशन को, आपके किसी काम को, आप किसी टेक्नोलॉजी को कोई चोरी ना कर सके, उससे फ़ायदा ना उठा सके, उसको हम कॉपीराइट में देखते हैं। इसी तरीके से इसके लॉज हैं, और उसको लॉज को अब वर्ल्ड वाइड इस लॉज को माना गया है, और उसको एक कानून की शक्ल दे दी गई है। जैसे सिक्योरिटी इशूज़ क्या है, सिक्योरिटी में सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि हमारे पास वायरस का नाम आपने अक्सर सुना होगा कि वायरस क्या है। जिसे एक आप कह सकते हैं एक बिगड़ा हुआ सॉफ्टवेयर, एक ख़राब सॉफ्टवेयर जो हमारे काम को ख़राब कर देता है, उसको हम वायरस कहते हैं। आमतौर पर लोग समझते हैं वायरस शायद किसी जरासीम या किसी ऐसी चीज़ का नाम है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये एक ही सॉफ्टवेयर की शक्ल है, लेकिन उसकी शक्ल इस तरह है कि वो ऐसा या इंटेंशनली बनाया गया है, या वो ऐसा गलती से बन गया है। लेकिन जब शुरू में वायरस बना था तो गलती से बना था, लेकिन बाद में उसके फ़ायदा उठाने वालों ने उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वायरस इसलिए बना रहे हैं ताकि वायरस दूसरों के कंप्यूटर्स को ख़राब करें, और फिर हम उनकी रिपेयरिंग, उनका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करें। तो ये उसके अंदर होता है। यानी जो सिक्योरिटी इशूज़ के अंदर हमें कैसे अपने कंप्यूटर को वायरस से बचाना है, किस तरीके से एंटीवायरस उसके मुकाबले में इंस्टॉल करने हैं, और किस किस तरह के वायरसेस होते हैं, क्या क्या चीज़ें वायरस के अंदर जो है वो हमारे कंप्यूटर में किस तरीके से एंटर होती हैं, किन किन रस्तों से एंटर होती हैं, कैसे हमें डैमेज करती हैं, कैसे हमारे हार्डवेयर को डैमेज करती हैं, कैसे सॉफ्टवेयर को डैमेज करती हैं, इन सब चीज़ों को इंशाल्लाह हम इसमें पढ़ेंगे। और उसके बारे में कॉपीराइट क्या है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो बनता है उसके कॉपीराइट होता है, और उसके लॉस क्या है, किस तरीके से कोई शख्स चोरी करता है या वायरस उसका पकड़ा जाता है तो उसे क्या सज़ा मिल सकती है, इस सब कवानीन को हम इसके अंदर देखेंगे। तो अगला चैप्टर हमारा आ जाता है, चैप्टर नंबर 7 है, जो कि है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये काफ़ी ईजी चैप्टर है, जो कि हम ग्रेड 9 और 10 के अंदर भी इसका इन्फॉर्मेशन इसकी ले चुके हैं, इसके बारे में बात कर चुके हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम
यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे कि कितने किस्म के विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हैं और उनका क्या क्या इस्तेमाल है, और कमांड लाइन और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कौन से वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है, चूँकि डॉस जो है वो हमारा कमांड लाइन के अंदर आता है और विंडो हमारी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर आती है, और विंडोज़ के अंदर कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको भी हम देखेंगे, और कमांड लाइन के अंदर के वाले कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम देखेंगे। तो ये सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करना, यानी जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बहुत कॉमन है, जो कि आम एंड यूजर्स के लिए हम उसको कंसीडर करते हैं, और इस तरीके से अगर एक नेटवर्क कंपनी है या नेटवर्क जिसका बनाया है उसके लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सूट करता है, ज़्यादा कंप्यूटर हो तो कौन से फाइल सर्वर बनाए जाते हैं और कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि उसके लिए आम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ नहीं कर सकते। जब बहुत सारे कंप्यूटर्स ने इकट्ठा काम करना हो, नेटवर्क फॉर्म में काम करना हो, तो फिर हमें फाइल सर्वर्स बनाने पड़ते हैं, उनके डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ 2010 सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, 2008, 7 इस तरह डिफरेंट किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हम इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे और वो किस तरह के हैं, वो कैसे काम करते हैं, क्या वो सिंगल यूज़र है या वो मल्टीटास्किंग है, मल्टी ऑपरेटिंग है, यानी उसके ऊपर कितने लोग काम कर सकते हैं, या वो सिंगल यूज़र हैं और वो कैसे काम कर रहे हैं हमारे सिस्टम के अंदर, ये सारी चीज़ें हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम देखेंगे। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है। आगे हम चलते हैं चैप्टर नंबर 8 जो कि बहुत ईजी है। चैप्टर 8 है वर्ड प्रोसेसिंग। इसके बारे में आप पहले भी थोड़ा सा आइडिया ले चुके होंगे। जब हम छोटी क्लासों में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो हम वर्ड का इस्तेमाल गेट 7, गेट 6 में करते हैं, गेट 8 में भी है। तो वर्ड क्या है, यानी डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाया जाता है एक पेज के ऊपर, उसका लेआउट कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे खूबसूरत डॉक्यूमेंट बनता है, उसके अंदर हेडिंग क्या है, टाइटल क्या है, उसका रूलर, उसका स्क्रॉल बार, उसका टास्क बार, उसके अंदर हमारे फॉर्मेटिंग टूल बार्स, वर्ड की सारी डिटेल हम इसके अंदर देखेंगे। वर्ड का पूरा स्टडी हम डिटेल से इसको स्टडी करेंगे। वर्ड हमें कैसे डेली लाइफ के अंदर हेल्प करता है, किन किन जगह पे वर्ड के लिए ज़रिए से असाइनमेंट्स बनाई जाती हैं, क्योंकि जितनी भी असाइनमेंट बन रही है वो वर्ड के अंदर बन रही है। जितना भी काम होता है टीचर हमें कोई पेज पर फॉर्म में देता है, हमें कोई नोटिस देता है, वो भी इस फॉर्म में होता है। नोटिस बोर्ड पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है वो वर्ड के ज़रिए से बनाई जाती है। तो ये सारा वर्ड हमें इन्फॉर्म करेगा कि काम इस वर्ड के अंदर हम पढ़ेंगे और इससे प्रैक्टिकली इस पर काम करेंगे कि कैसे वर्ड के ज़रिए से अपनी डॉक्यूमेंटेशन को बेस्ट किया जाता है। इससे अगला जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 है, जो कि स्प्रेडशीट है, जिसे आप दूसरे अल्फाज में एक्सेल भी कहते हैं। यानी एक स्प्रेडशीट तो हम सॉफ्टवेयर का नाम जो हमें कैलकुलेशन करने में और डाटा को मैनिपुलेट करने में हेल्प करती है। लेकिन इसकी जो एग्जांपल के अंदर हमारे पास जो ऑफिस, जो वर्ड विंडोज़ के अंदर जो ऑफिस है, जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, उसके अंदर हमें एक्सेल मिलता है, जिसकी एग्जांपल एक्सेल है। ताकि आपके जहन में स्प्रेडशीट क्या है, वो एक एक्सेल सॉफ्टवेयर या स्प्रेडशीट जो कि हमें हेल्प करती है डाटा को मैनिपुलेट करने में। हम टाइम टेबल इसके अंदर बनाते हैं, हम इसके अंदर जो है अपना कैलकुलेशन, अपना फिनांस सारा इसके अंदर मैनेज करते हैं, अपने डेली के एक्सपेंसेस से लेकर अपने होम एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, और बजट करना और ग्राफ बनाना, और उसके अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म के ग्राफ के स्टाइल देखना, कि जैसे एक स्कोर बोर्ड है, क्रिकेट का मैच हो रहा है, उसके अंदर स्कोर बोर्ड जो है वो हमें बताता है कि कितना स्कोर दो टीमों ने किया है और क्या रेशो है, और आउट ऑफ 100 की परसेंटेज निकाल। ये सब चीज़ें हम एक्सेल यानी स्प्रेडशीट के अंदर इसको हम देखेंगे। लास्ट में हमारा आ जाता है हमारा कि फंडामेंटल ऑफ इंटरनेट। ये हमें इन्फॉर्म करता है, फंडामेंटल ऑफ इंटरनेट जो है हमें ये बताएगा कि हम इंटरनेट किस तरीके से जो है एवेल्यूएट हुआ और कैसे इस फॉर्म के अंदर आया। फंडामेंटल ऑफ इंटरनेट, ये हमें इंटरनेट के बारे में, जिसके बारे में बहुत तफसीलन बात करते भी रहते हैं, तो हमें इंटरनेट के बारे में हमें फंडामेंटली बेसिक्स उसकी बताएगा कि एक तो ये जनरेट किस वक्त किस एज में हुआ और कैसे एवेल्यूएट हुआ और किस तरीके से आज इस फॉर्म में है, और अगली बात कि अंदर कैसे ये सारा काम, ये सारा नेटवर्क कैसे चल रहा है, ये सारा निज़ाम कैसे चल रहा है, कैसे आप, ये ज़हन में सवाल होता है कैसे पूरी दुनिया में इन्फॉर्मेशन चली जाती है और कैसे इन्फॉर्मेशन आ रही है, कैसे हम जो है यूट्यूब खोलते हैं, दुनिया जहान की हम इन्फॉर्मेशन एक सर्च करते हैं और हमें 10 वो ऑप्शन देता है सर्च के कि आपको ये चाहिए, आपको ये चाहिए, आपको ये चाहिए। हम गूगल में जाके लिखते हैं, कैसे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है, कैसे उसके CEOs बनते हैं, कैसे उसकी रेटिंग होती है, कैसे वेबसाइट बनाई जाती है, और कैसे जो है लिंक्स क्रिएट होते हैं, राउटिंग कैसे होती है, और इनकी डोमेन कैसे बनती है, सारी डिटेल के साथ हम इसके अंदर देखेंगे। ये हमारा फंडामेंटल ऑफ इंटरनेट कहलाएगा, और इंशाल्लाह हम इसके अंदर डिटेल के साथ नेक्स्ट चैप्टर को जब स्टार्ट करेंगे तो डिटेल से चैप्टर को पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको जो है इसमें इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा होगा और हम एक अच्छे रिजल्ट पे पहुंचेंगे।